अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इन फोकस के साथ मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, जवाद अहमद सदीकी ज़ाती मसरूफियात की बिना पर छुट्टियों पर हैं, जिसके बायस ये जिम्मेदारी आज मुझे अदा करना पड़ रही है। नाज़रीन, आज बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। जी हाँ, जो कि खबर है पनामा लीक से मुतल्लिक। नाज़रीन, पनामा की एक लॉ फर्म मोसाक फोंसेका के 1 करोड़ 10 लाख से ज़ायद दस्तावेज़ात लीक हुई और ये लीक्स पनामा लीक के नाम से इस वक्त दुनिया भर में फैल चुकी हैं, जिसके नतीजे में पाकिस्तान समेत दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में एक भौंचाल पैदा हो गया है। उसकी वजूहात क्या हैं? उसकी वजूहात ये हैं कि ये दस्तावेज़ात ऑफ शोर कंपनियों से मुतल्लिक हैं, जो कि मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान और उस ममालिक के चंद बड़े लोगों ने ऑफ शोर कंपनियाँ कायम की। इस जो कंपनी है मोसाक फोंसेका लॉ फर्म, इसके ज़रिए से नाज़रीन इस कंपनी की जो लीक्स सामने आई, जो पनामा लीक्स के ज़रिए सामने आई, उसमें पाकिस्तान की भी अब तक 200 से ज़ायद शख्सियात की निशानदही की जा चुकी है, जिसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वज़ीर आज़म पाकिस्तान वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ और इसके साथ साथ उनके अहले खाना और उसके साथ साथ वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ, उनके भी कुछ अहले खाना और रिश्तेदारों की ऑफशोर कंपनियों से मुतल्लिक पनामा लीक्स में इंकशाफ किए गए हैं। नाज़रीन, इसके साथ आपको ये बताते चलें कि जो पनामा लीक्स जो कि ये जो कंपनी है मोसाक फोंसेका गुज़श्ता 40 बरसों से ऑफशोर कंपनियों के क़याम से मुतल्लिक सर्विसेज फराहम कर रही थी और इसी नतीजे में मरियम नवाज शरीफ साहिबा के नाम के ऊपर 1993 में, उस वक्त जब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 6 माह बाद उनकी जो वजारत उज़्मा थी उनसे छीन गई थी, उससे 6 माह कब जब वो वज़ीर आज़म बने थे, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे, ऑफ शोर कंपनी पहली जिसका नाम नेस्कोल कंपनी थी वो कायम की गई। उसके बाद 1994 में यानी कि अप्रैल 1994 में दूसरी कंपनी नेल्सन होल्डिंग भी कायम की गई और ये दोनों कंपनियां लीक होने वाली दस्तावेज के मुताबिक मरियम नवाज शरीफ साहिबा के नाम पर कायम की गई। लेकिन कभी भी मुस्लिम लीग नून की जानिब से वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से जमा कराए जाने वाले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में गोशवारों में कभी इन कंपनियों का कोई जिक्र नहीं किया गया। इसके साथ साथ हुसैन नवाज साहब के नाम के ऊपर और हसन नवाज साहब के नाम पर भी ऑफ शोर कंपनियां कायम की गई, लेकिन कभी आज तक कोई जिक्र नहीं किया गया। अगरचे कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से हुसैन नवाज साहब ने अपनी पोजीशन क्लियर करने की कोशिश की है, जिसमें उन्होंने इस बात का तो इकरार किया है कि बिल्कुल ऑफ शोर कंपनियां कायम की गई। उन्होंने पैसा सऊदी अरब के जरिए अपने मुख्तलिफ असासे बेचकर लंदन मुंतकिल किया और लंदन में उन्होंने मुख्तलिफ जायदादें खरीदी, लेकिन उन्होंने अपनी इस वजाहत के अंदर ये बिल्कुल नहीं बताया कि ये रकम पाकिस्तान से सऊदी अरब या सऊदी अरब से जब लंदन मुंतकिल हुई इसका सोर्स ऑफ जो इनकम था और उसके साथ साथ किस तरीके से ये रकम बैरून मुल्क मुंतकिल की गई, क्या ये रकम किस बैंकिंग ट्रांजैक्शन के जरिए मुंतकिल की गई, किसी बैंक का हवाला नहीं दिया गया। इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर भी पनामा लीक्स में कुछ नाम सामने आए, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का नाम भी शामिल है। इस वक्त के पीपल्स पार्टी के सेनेटर रहमान वली का नाम शामिल है और उसके साथ साथ रहमान वली के एक भांजे हैं, उनका नाम भी इसमें शामिल है। रहमान वली साहब ने तो अपने दामन छुड़ाने की कोशिश कुछ इस तरह से की है कि उनका कहना है कि उनके खिलाफ रा ये साजिश कर रही है। इसी तरह मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने भी इस लीक्स को पहले झूठ का पलंदा करार दिया और उसके बाद कहा कि ये एक आलमी एजेंसियों की साजिश हो सकती है। ये मामला तो जारी है, लेकिन नाज़रीन इसके साथ साथ इस खबर के जो सियासी पहलुओं के ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे ऑफ शोरियों के क़याम की ज़रूरत क्यों पेश आती है, इसका लीगल स्टेटस क्या होता है। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर सैयद अली ज़फ़र शाह साहब ने। उनसे हम जानेंगे कि इस ऑफ शोर कंपनियों के मकासद क्या होते हैं। थैंक यू सो मच सैयद ज़फ़र अली शाह साहब। हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऑफ शोर कंपनियां बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आती है, क्या इसकी लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं और क्या इसके पर्सपेक्टिव होते हैं जिसकी वजह से लोग अपने मुल्क से बाहर जाकर ऑफ शोर कंपनियां मखसूस पर्पज़ के लिए कायम करते हैं। देखें जी, ऑफशोर कंपनीज जो हैं जिसका मतलब ये है कि कोई ख़ास एरियाज़ हैं, केमन आइलैंड हो गया, पनामा हो गया, मॉरिशस हो गया, वहाँ जाके आप एक कंपनी ख़रीद लेते हैं और उसमें शेयर्स ले लेते हैं। उसका मकसद नॉर्मली ये होता है कि आप कोई जायदाद ख़रीद सकें, कोई प्रॉपर्टी ख़रीद सकें या कोई बिज़नेस कर सकें। इसका मकसद लेजिटिमेट भी हो सकता है, जेन्युइन भी हो सकता है और इसका मकसद गलत काम के लिए भी हो सकता है। नॉर्मली लोग जब खोलते हैं और ये जूरिस्प्रूडेंस यही कहती है, वो इसलिए खोलते हैं कि वो अपना नाम कंपनी के ज़रिए अपना नाम छुपाना चाहते हैं। कंपनी की नाम के पीछे ओनर एक्चुअल ओनर वो खुद होते हैं, लेकिन वो किसी वजह से अपना नाम डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते, उसको बताना नहीं चाहते कि हम ये प्रॉपर्टी ओन करते हैं। तो उस चीज़ के लिए वो एक ऑफशोर कंपनी इन जुरिसडिक्शंस में खोल लेते हैं और अगर प्रॉपर्टी लंदन में ख़रीदनी हो, पेरिस में ख़रीदनी हो, दुबई में ख़रीदनी हो तो इस ऑफशोर कंपनी के ज़रिए
ख़रीदते हैं। दूसरा इसका मकसद कई बार ये भी होता है कि वो ब्लैक मनी उनके पास है, वाइट मनी नहीं है, वो उसको पैसे को दिखा नहीं सकते कि अपने नाम से ख़रीद लें प्रॉपर्टी, तो फिर वो ऑफशोर कंपनी के थ्रू ख़रीद के वो एक ब्लैक मनी को वाइट मनी के तौर पे इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं कि कंपनी के अंदर पैसा आया। अब सवाल पैदा ये होता है, तीसरा एक और वजह भी हो सकती है, कई लेजिटिमेट वजह भी हैं, कई टैक्स ट्रीटीज़ हैं कई एरियाज़ की, आइल ऑफ मैन की जिस तरह लंदन के साथ एक इंग्लैंड के साथ ट्रीटी है, तो आप उन ट्रीटी का फ़ायदा उठाने के लिए भी, लेजिटिमेट बिजनेस करने के लिए भी खोल सकते हैं। लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि अगर आपने कोई जायदाद ख़रीदी है एक प्रॉपर्टी के, या कोई आपने बिज़नेस किया है ऑफशोर कंपनी के ज़रिए, तो आप फिर उसको डिस्क्लोज़ करना, यानी उसका आपने अपना जो टैक्स रिटर्न अपने मुल्क में फ़ाइल करना है, उसमें फिर आप ये डिस्क्लोज़ करें कि हाँ जी मेरी एक ऑफशोर कंपनी है और उस ऑफशोर कंपनी में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप ऑफशोर कंपनी कायम कर लेते हैं और आपकी इंटेंशन भी अच्छी है तो फिर आपको डिस्क्लोज करना चाहिए जो आप टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, या अगर आप अवामी नुमाइंदे मुंतखब होते हैं अवामी नुमाइंदगी एक्ट के तहत, जिसकी सेक्शन 42 में बड़ी वाजे है कि अगर आपके जो भी असासे हैं, इवन आपके बच्चों के नाम पर असासे हैं, तो आपको उनको अपनी डिक्लेरेशन में उसको वाजे करना होता है कि ये मेरे बच्चों के नाम असासे हैं, ये हमारी ऑफशोर कंपनियां हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं रहा। 1993 से ऑफशोर कंपनियां बनने का सिलसिला जारी हुआ, ना पाकिस्तानी सियासी नुमाइंदों ने कभी इसकी जहमत पेश की, ना ही दीगर शख्सियात ने कभी इसको डिस्क्लोज किया अपने इनकम टैक्स रिटर्न में। इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं? और आप देखें एक पॉलिटिशियन के लिए तो एक बहुत सीरियस बात है, बिकॉज जब उसने अपना नॉमिनेशन पेपर फाइल करना है तो उसने अपना और अपने जितने डिपेंडेंट्स हैं, अपने बीवी और डिपेंडेंट बच्चों का डिस्क्लोज करना होता है कि ये असासे हैं, ये एसेट्स हैं, जिसके अंदर ऑफशोर कंपनी अगर उनके पास उन्होंने खोली है, उनके किसी डिपेंडेंट के ज़रिए खोली है, तो फिर उसका ऑफशोर कंपनी का जो एसेट है वो भी उन्होंने बताना है, उसको भी डिस्क्लोज़ करना है अपने नॉमिनेशन पेपर में। और अगर वो नहीं करते तो वो एक तरह आर्टिकल आइन के तहत वो उनको उनकी कैंसिलेशन हो सकती है, उनको निकाला जा सकता है पार्लियामेंट से या सेनेट से। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप इनकम टैक्स फाइल करते हैं उसमें भी आपको ये डिस्क्लोज़ करना होता है कि आपके कौन से एसेट हैं। अगर आपने इनकम टैक्स में नहीं डिस्क्लोज़ किया तो ये भी एक बहुत बड़ा जुर्म है। और ये बड़ा मेरे ख्याल से शाह साहब ये जानना चाहूँगा कि जब हुसैन नवाज साहब के जानने से वो इस बात को ऑन कर चुके हैं कि ये ऑफशोर कंपनियां उनकी मलकियत हैं और वो अपने बिजनेस की फर्दर प्रमोशन के लिए वो ख़ानदानी तौर पर 1939 से उन्होंने हवाला दिया कि वो बिजनेस करते चले आ रहे हैं उनके आबा अजदाद, तो जब उन्होंने ऑन कर लिया इन कंपनियों को, तो क्या ये ज़रूरत नहीं पेश उनको आई कि हुसैन नवाज साहब को इस बात को भी अनाउंस करना चाहिए, अवाम के सामने लाना चाहिए कि किस चैनल के जरिए वो ये रकम बैरून मुल्क लेकर गए, उन्हें क्यों ज़रूरत पेश आई, और उस वक्त जब खसूसन तौर के ऊपर ऑफशोर कंपनियां एक मखसूस मकासद के लिए इस्तेमाल की जाती हैं और दुनिया के अंदर उनका इस किस्म का इमेज भी होता है। और इंटरनेशनल मीडिया में अब तक जो चीज़ें सामने आई हैं, ये जो मुसाक फोंसेका कंपनी है, लॉ फर्म थी, वहाँ पर इस किस्म के लोग ही उसकी खिदमात हासिल करते रहे हैं जो कि टैक्स एवेजन करते थे, मनी लॉन्ड्रिंग करते थे, या इलीगल सेल ऑफ वेपन्स थी, उसके थ्रू उन्हें पैसा आता था, वो इसकी सर्विसेज हासिल करते थे। तो हुसैन नवाज साहब को अब वाजे करना नहीं चाहिए कि वो कैसे इस रकम को बाहर लेके गए और ज़रूरत क्यों पेश आई इस कंपनी की खिदमात हासिल करने की। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये भी एक बड़ा मेजर सवाल आता है कि जो ऑफशोर कंपनी का पहले असासे क्या हैं, वो कहाँ एसेट्स कितनी कब खरीदी और क्या एसेट है, और उसके बाद ये भी सेटिस्फाई करना है कि उस ऑफशोर कंपनी में पैसा आया किस तरह, कौन सी सोर्स से आया। अगर वो सऊदी अरेबिया, जिस तरह आपने पहले फरमाया कि वो कह रहे हैं सऊदी अरेबिया से आया, तो सवाल सबसे पहले पैदा ये होगा कि सऊदी अरेबिया कैसे पहुंचा पैसा, वो किस बैंकिंग चैनल के थ्रू आया या किस ज़रिए के आया, और किस सोर्स ऑफ इनकम क्या थी, बिज़नेस क्या था जिससे ये पैसा वो जनरेट हुआ होगा इनिशियली। ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं और सिर्फ इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आज तक ये डिस्क्लोज़ ही नहीं किया किसी डॉक्यूमेंट में, किसी ऑफिशियल रिकॉर्ड पे कि ये ऑफशोर कंपनी इनके नाम थी और उसके क्या एसेट्स हैं। तो जब आप डिस्क्लोज ना करें, जब आपने किसी शाह साहब इस सिनेरियो में जब आपने किसी डॉक्यूमेंट में ये डिस्क्लोज नहीं किया कि ये ऑफशोर कंपनी आपके नाम की थी या आपकी बेटी के नाम थी या आपके हस्बैंड या वाइफ के नाम थी, व्हाट्सएवर, जब आपने डिस्क्लोज नहीं किया और अब ये बात एस्टेब्लिश हो गई कि ये कंपनियां आपके नाम पर हैं, आप मान रहे हैं कि आपके बच्चों के नाम पर हैं, तो इस सिनेरियो के अंदर कानून क्या कहता है, वो अवामी नुमाइंदगी एक्ट क्या कहता है? इसके जैसा मैंने बताया जी, तो बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, बहुत ही ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस इसके हैं, बहुत सीरियस नतायज हैं। सबसे पहले तो आपकी, अगर आप पार्लियामेंटेरियन हैं तो आपके ऊपर जब आपने गलत एक फॉल्स डिक्लेरेशन दे दी,
आपने ये डिस्क्लोज नहीं किया तो आपकी तो जो सीट है वो आपको निकाल दिया जाएगा पार्लियामान से। ये तो बड़ा कानून इसमें क्लियर है। आप नाअहल हो सकते हैं, आपका मतलब है कि अगर आप नहीं कुछ छुपाते हैं या गलत बयानी करते हैं तो आप पार्लियामेंट की रुकनियत के लिए से नाअहल हो सकते हैं, आपका यही मतलब है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी सूरत में अगर इलेक्शन कमीशन में कोई शख्स रजू करता है, वहां पे एस्टेब्लिश हो जाता है कि कानूनी तकाजे नहीं पूरे किए गए, और अगर कानून की रोशनी में तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाता है और एस्टेब्लिश हो जाता है कि वाकई ही कुछ छुपाया गया, गलत बयानी की गई, तो क्या वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हों या कोई भी और शख्सियत तो वो नाअहल हो सकती है? जो भी पार्लियामेंटेरियन हो जी, जो भी पार्लियामेंटेरियन हो, बिल्कुल वो नाअहल करार दिया जा सकता है। और ये कानून बड़ा वाजे है, ये तो आइन में लिखा हुआ है कि किसी किस्म की मिस डिक्लेरेशन इस तरह, और इतनी बड़ी मिस डिक्लेरेशन इसमें तो, और इतने सालों से छुपाई हुई मिस डिक्लेरेशन, तो ये तो बहुत सीरियस इशू है। नंबर 2, आपके खिलाफ क्रिमिनल केसेस और आपके खिलाफ इनकम टैक्स में केसेस भी हो सकते हैं, FIA भी इन्वेस्टिगेट कर सकता है, आपको नैब भी इन्वेस्टिगेट कर सकता है। ये बड़े क्योंकि ये भी सवाल पूछा जाएगा कि ये फिर पैसा आप पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं तो ये पैसा कहाँ से आया आपके पास, जिससे आपने ऑफशोर कंपनी बनाई और फिर आगे पब्लिक ऑफिस होल्डर है, पैसा कहां से आया आज तक इसका बताया नहीं गया। ये एक बड़ा एक नैब का ऑफेंस भी हो सकता है, इसलिए ये मेरा ख्याल है ये जो क्या आप समझते हैं कि जितना नैब की बैशिंग हो चुकी है, जितना वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब नैब की क्लास ले चुके हैं, उसके बाद नैब की जुर्रत होगी कि वो जो कि पहले ही पेंडिंग केसेस हैं, उनकी डेडलाइन गुजर चुकी है, शरीफ बरादरान से मुतल्लिक है, उनको तय नहीं कर सका, तो इतना बड़ा केस जो कि पूरी मुस्लिम लीग नून की, जिसके ऊपर उनकी जो पॉलिटिकल उनकी जो सियासी उनकी ज़िंदगी है वो स्टेक पर है, क्या नैब जुर्रत कर सकेगा या कानून की रोशनी में उसको ये जुर्रत करनी चाहिए कि वो इस बात का तहकीकात करे ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके? देखें, जुर्रत करेगा या नहीं करेगा ये तो मैं नहीं बता सकता, ये तो आई थिंक चेयरमैन पे डिपेंड करेगा, लेकिन कानून तो बड़ा वाज़े से उनको इख्तियार देता है और कानून के तहत तो वो अगर कार्रवाई करना चाहें तो कर सकते हैं। मेरा ख्याल है इसमें बहुत एक बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है सोचने वाली कि आप शुरू करें इस पॉइंट से कि ये डिस्क्लोज़ क्यों नहीं किया गया, इसका इंकशाफ पहले या इसकी एडमिशन किसी डॉक्यूमेंट में क्यों नहीं की गई। वहाँ से जब आप शुरू करेंगे तो एक आपको शक तो हो जाता है कि इसकी ज़रूर कोई वजह होगी, तो ना डिस्क्लोज़ करना ही ऑफेंस है। उसके बाद आप ये देखना शुरू करें कि ये कब बनी थी कंपनी, इसमें कौन कौन पार्टनर्स थे, कौन सी एग्रीमेंट्स की थी उन्होंने, क्या क्या प्रॉपर्टी ख़रीदी थी, कब ख़रीदी थी, उसका पैसा किस बैंक अकाउंट से गया था। तो ये ट्रेस करना इतना मुश्किल नहीं आजकल के ज़माने में, स्पेशली जब आप ठीक कह रहे हैं, ये ट्रेस करना तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। शाह साहब, इसके साथ ये भी जानना चाहूँगा कि माजी के अंदर 1999 के अंदर मियां साहबान ने ही साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और उसके साथ साथ आसिफ अली जरदारी से मुतल्लिक जो SGS कोटेक्ना के केस था वो कायम किया था। वो बिल्कुल सेम इसी नौइयत का केस था जिसमें ऑफशोर कंपनी कायम की गई थी, उसके बाद कुछ काम करने और किक्स पैक्स लेने का इल्ज़ाम था और सज़ा भी हुई। तो क्या समझते हैं कि जो पास्ट के अंदर ऑफशोर कंपनी बनाने के हवाले से केस कायम किया गया, उसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से वो सज़ा भी हुई, तो समझते हैं कि एक प्रेसिडेंट मौजूद है और दोबारा उसी नवैयत में जब आपने कुछ गलत बयानी भी की हो और चीज़ें अब सामने भी आ गई हो तो उसी नवैयत का केस आगे बढ़ सकता है? मेरा ख्याल है जी ये बड़ा वो जो केस जिसकी आप बात कर रहे हैं बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ, वो केस एक्चुअली हाई कोर्ट ने किया था, उनको कन्विक्ट, और यही एलिगेशन लगी हुई थी कि ऑफशोर कंपनी के ज़रिए पैसा मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी पैसे की, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए उसको सेट असाइड कर दिया था उस कन्विक्शन को, क्योंकि आपको याद है कि उस वक्त नवाज शरीफ साहब के जो बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप ये जान रहे थे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सैयद अली ज़फ़र शाह से मुतल्लिक ऑफशोर कंपनियों के किस मकसद के लिए बनाई जाती है, उनकी लीगल स्टेटस क्या होता है और क्या इसके असरात हो सकते हैं। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पनामा लीक्स के हवाले से सियासी क्या इसके इम्पैक्ट्स होंगे, सियासी क्या असरात होंगे, ख़ुसूसन मुस्लिम लीग नून के हवाले से आने वाले दिनों में उसके क्या असरात होंगे। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, पनामा लीक्स ने जहां पर शरीफ खानदान की बैरून मुल्क ऑफशोर कायम की गई कंपनियों से मुतल्लिक बड़े बड़े इंकशाफ किए, वहां पर यह बात भी सामने आई है कि जो मरियम नवाज साहिबा और हुसैन और हसन नवाज शरीफ साहब की तरफ से जो कंपनियां कायम की गई थी
जो कि लॉ फर्म मुसाक फोंसेका के तवस्सुत से चल रही थी, वो 2007 और 2014 में ये एजेंट जो पनामा की कंपनी थी लॉ फर्म, वो तब्दील कर दिया और उसके बाद आज तक किसी को कुछ नहीं पता कि ये कंपनी अब क्या कर रही हैं और कौन इनके एजेंट हैं। हमें ज्वाइन किया है तहरीक इंसाफ की रहनुमा शीरी मिजारी साहिबा ने, उनसे हम जानेंगे। शीरी मिजारी साहिबा, क्या ये पनामा लीक्स के जो इंकशाफात थे आपके लिए भी हैरान कुन थे या एक रूटीन की बात थी जो इतने पुरस्रार तरीके से अचानक सारे हकाइक सामने आए? बात चल रही है और खबरें भी आ रही हैं और हमारे अपने जर्नलिस्ट ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने एक्सपोज किए हैं, कागजात दिखाए हैं। ये तो कुछ सालों से वाजे हो गया है कि एक मनी लॉन्ड्रिंग भी हो रही है, एक ऑफशोर अकाउंट्स भी हैं। लेकिन अफसोस ये है कि हम उस वक्त तक नहीं मानते जब तक कोई बैरूनी जर्नल अखबार में खबरें ना आए। तो कोई सरप्राइज नहीं है, लेकिन ये बात है कि सारी दुनिया के जो सियासतदान हैं और फेमस लोग हैं, लगता है वो सब यही कुछ कर रहे हैं और जिधर जिधर जो नाम आ रहे हैं उन मुल्कों में इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। तो हम समझते हैं कि पाकिस्तान में अब बहुत जरूरी है नैब इस पे एक्शन ले, इलेक्शन कमीशन इसको इन्वेस्टिगेट करे, एफबीआर करे, क्योंकि ये तो अब कोई ऐसे रूमर्स नहीं है, ये कोई शीरी मिजारी साहिबा, ये बताइएगा इमरान खान साहब ने भी मुतालबा किया है कि पाकिस्तान में भी तहकीकात होनी चाहिए, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में तो तहकीकात का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान में तहकीकात कौन करेगा? वो नैब करेगा जिससे मुतल्लिक वज़ीर-ए-आज़म के बयानात अभी कौम को नहीं भूले? देखिए, अनफॉर्चुनेटली नैब ही रह गया। तो नैब अगर नहीं करे शुरू करेगा या सुप्रीम कोर्ट में, मैं समझती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट भी सुओ मोटो ले सकता है या कोई, मेरा ख्याल में लोग भी जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अगर आपने ये अथॉरिटीज बनाई है नैब की, अगर एफबीआर है जो कि टैक्स इवेजन को देखता है, तो मैं समझती हूँ इन इदारों को अपना काम करना चाहिए। नहीं तो फिर जैसे खान साहब ने कहा, बंद कर दें आप ये इदारे। का सिलसिला जारी रहेगा। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। शीरी मिजारी साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस मामले पर पार्लियामेंट के अंदर अब क्या स्ट्रेटजी होगी? क्या तहरीक इंसाफ कोई करारदाद पेश करेगी या किस तरीके से आवाज़ उठाएगी कि ये जो पनामा लीक्स के जरिए इंकशाफात हुए हैं, ये मामलात अपने मंतकी इंजाम तक पहुंच सकें? देखिए, हमने ऑलरेडी पिछले 2-3 दफा करारदादें पेश की हैं जो कि एडमिट नहीं हो रही इसी इशू पे। अब फिर से हम रेजोल्यूशन भी करेंगे, हम एडजर्नमेंट मोशन का भी सोच रहे हैं कि दाखिल करें, और जैसे ही असेंबली सेशन होगा शुरू, तो हम समझते हैं कि बाकी एजेंडा को साइड रख के हमें इसको डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत एक इम्पोर्टेंट इशू है। शीरी मिजारी साहबा, ये जानना चाहेंगे कि जब इल्ताफ हुसैन से मुतल्लिक ये मामला आया था तो उस वक्त इमरान खान साहब लंदन गए थे उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई के लिए, तो क्या अब ये मामला भी लंदन से ही सामने आ रहा है? तो क्या इमरान खान साहब या तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा लंदन जाकर इस सारे मामले के से मुतल्लिक कानूनी चाराजोई करेगा या नहीं? नहीं, मैं समझती हूँ पाकिस्तान में कानूनी रास्ता इस्तेमाल करना चाहिए। यूके में ऑलरेडी इस पे काफी शोर हंगामा है, वहां वो ऑप्शन भी हो सकता है। लेकिन ऑफशोर कंपनीज क्योंकि पनामा से रिलेटेड है, तो मैं समझती हूँ असल चीज जो है कि पाकिस्तान में कानून को अब एक्शन में आना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन पाकिस्तान में होनी चाहिए और सजाएं भी उसी तरीके से देनी चाहिए। और आपके देखिए, बड़े सवाल इस पे उठते हैं। ट्रस्ट आमतौर पे वेलफेयर के लिए बनाया जाता है, तो ट्रस्ट क्यों बनाया गया? फिर ठीक है, मियां साहब के बच्चों के नाम बिजनेस है, तो इन्होंने किधर से? शीरी मिजारी साहिबा, हुसैन नवाज साहब तो इस बात को ऑन कर रहे हैं कि उन्होंने बिल्कुल ये कंपनियां कायम की हैं, ये कंपनियां वो ऑन करते हैं। वो उनका कहना है कि अपोजिशन को इस बात पर तकलीफ क्यों है, वो ऑन कर रहे हैं अपनी कंपनीज को, कहते हैं अपोजिशन क्यों चिल्ला रही है? हमें तकलीफ ये है कि जो इन्होंने तो बिजनेस शुरू कैसे की, पैसा आखिर कहीं से आया होगा, तो वो कहां से पैसा आया जो इतनी बड़ी बिजनेस शुरू की? और इसमें मियां साहब की बेटी का नाम भी है, हालांकि उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में बिल्कुल डिनाई कर दिया। अगर इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया तो डिनाइल क्यों आ रहे हैं हुकूमत की तरफ से बार बार? लेकिन हुसैन नवाज साहब को इस बात के ऊपर भी काफी रिजर्वेशंस हैं कि वो कहते हैं जब मैं ऑन कर रहा हूं कंपनियों को, तो अपोजिशन को कोई रिजर्वेशंस नहीं होनी चाहिए, अपोजिशन को खामोश रहना चाहिए।
देखिए ओन बेशक करें, लेकिन अगर आप उनसे सुने कि कितने सालों से ये कंपनीज बनी है, तो उस वक्त तो ये बच्चे थे, तो इन्होंने किधर से कमाया था। असल सवाल तो ये उठता है कि बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा कहां से आया और ऑफशोर कंपनीज क्यों बनी, ट्रस्ट क्यों बना, और मरियम नवाज साहिबा ने क्यों टीवी इंटरव्यू में डिनाई किया। देखिए अगर लेजिटिमेट बिजनेस है तो उनके भाई कह रहे हैं कि उनका नाम है और वो कह रही हैं कि नहीं है, तो ये जब इस तरह के बयानात आते हैं, जब पैसे के ओरिजिन नहीं पता चलते, जब एक ट्रस्ट बनता है जो सिर्फ बिजनेस और प्रॉफिट के लिए बनता है, तो ट्रस्ट आमतौर पे इस तरह नहीं बनते। तो बहुत से खदशात हैं, बहुत से सवालात हैं, और कौम का ये हक बनता है और ऑपोजिशन का, बल्कि सारे कौम का हक बनता है कि वो जवाब तलब करें और पूछें मियां साहब से और उनकी फैमिली से कि आखिर ये कहां से आया, कैसे आया। शीरीन मिजारी साहब, आपको वो केस याद होगा जो बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली ज़रदारी से के खिलाफ कायम किया गया था, मियां शरीफ बरादर SGS कोटेकना केस। उसमें सजा भी हुई थी, लेकिन मामला अदालतों की तरफ गया और उसमें से कुछ निकल नहीं सका आज तक। तो क्या इस मामले को अगर दोबारा आगे भी चलता है, अदालतों तक जाता है, तो क्या समझती हैं कि इस मामले के अंदर इतनी सॉलिड मामला, इस एविडेंसेस या सॉलिड इतनी डेवलपमेंट्स हैं कि वो किसी लॉजिकल एंड पे पहुंच सकें, जिस तरह से तहरीक इंसाफ मामलात को प्रोजेक्ट कर रही है? मैं समझती हूँ कि अगर एक और NRO ना हुआ तो बिल्कुल तहकीकात हो सकती हैं, एविडेंस है, कॉन्टेक्ना का भी था, प्रूफ भी हो गया था, बट बीच में NRO आपने कर दिया। तो अगर आप सियासी मुकमुका करते रहेंगे तो आप कौम का पैसा लूटा जाता रहेगा और कोई इस पे सजा नहीं मिलेगी। वक्त आ गया है कि अब सजाएं दी जाएं, इन्वेस्टिगेशन हो, बेसिक इन्वेस्टिगेशन तो बहुत जरूरी है इस पे करना। तो शीरीन मिजारी साहब, ये भी बताइएगा कि जो इलेक्शन कमीशन में किसी भी रुकने कौमी असम्बली की जानिब से अपने असासों की तफसीलात जमा करवाई जाती हैं, गोशवारे, उसमें भी लगता यह है कि गलत बयानी की गई। तो तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन कमीशन से कोई रजू करेगा, कोई दरखास्त करेगा कि जिन्होंने इन असासों को, ऑफशोर कंपनियों को इलेक्शन कमीशन के सामने नहीं रखा, खोल कर नहीं रखा, तो कोई कार्रवाई की जाए? कोई इरादा है इलेक्शन कमीशन से रजू करने का? आपको पता है आपके अपने पूरी फैमिली के असासे डिक्लेयर करने होते हैं जब आप फाइल करते हैं इलेक्शन के लिए, और हम समझते हैं, हम इलेक्शन कमीशन को भी, खान साहब ने आज ये मैसेज दिया है अपनी ट्वीट में भी कि इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए अगर गलत बयानी हुई है, जो कि लगता है हुई है एसेट डिक्लेरेशन में, तो इलेक्शन कमीशन को उस पर मूवमेंट करनी चाहिए। आफ्टर इलेक्शन कमीशन ने कई लोगों को गलत बयानी पे इलेक्शन से डिस्क्वालीफाई किया है, कोई पहली दफा तो नहीं होगा। तो हम समझते हैं इलेक्शन कमीशन, कानून सबके लिए एक होना चाहिए। शीरीन मिजारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। कानून सबके लिए एक होना चाहिए ना। आपने ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जाना। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब ने। राना सनाउल्लाह साहब, जानना चाहेंगे कि ये जो पनामा लीक्स के हवाले से शरीफ खानदान की ऑफशोर कंपनियों से मुतल्लिक इंकशाफात सामने आए हैं और उसके बाद हुसैन नवाज ने भी उन तमाम कंपनियों को ऑन कर लिया है, क्या आपको भी ये जो ऑफशोर कंपनियां थी पनामा लीक्स के जरिए इनका पता चला, या ये कंपनियां आप पहले से आपके इल्म में थी, ऑफशोर कंपनियां? देखिए, ये जो पनामा लीक है ये बिल्कुल एक फ्रॉड, बकवास और झूठ है। और इस तरह की आपको मालूम होगा कि 6-8 माह पहले एक विकी लीक्स आई थी, वो उसके बुखार में हम 3-4 दिन जो है वो मुब्तला रहे और बाद में आज तक पता ही नहीं कि वो क्या थी। तो ये बाकायदा इन लोगों का वेस्टेड इंटरेस्ट होता है और इसमें बाज़ औक़ात हमारे जो दुश्मन मुल्क या एजेंसीज हैं वो लोग भी इन्वॉल्व होते हैं, ताकि मुल्क में जो है वो अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए उस मुल्क की लीडरशिप को जो है या उस मुल्क का जो भी सिस्टम है उसको जो है वो डैमेज किया जाए, मुख्तलिफ हवालों से इस किस्म की जो है वो खबरें लगवा के और छपवा के। तो किसी खबर के पीछे, किसी लीक के पीछे जब तक कोई मुस्तनद हवाला ना हो, कोई वेरीफाइड रिपोर्ट ना हो, कोई पीछे ओन करने वाला ना हो, तो उसके ऊपर इस तरह का जो है वो एक हाइप क्रिएट हो जाना। राना साहब, हुसैन नवाज साहब ऑन तो कर रहे हैं, बड़ा वाज़ेह उन्होंने ऑन किया है। वो नहीं ऑन कर रहे ना जी, नहीं ऑन कर रहे वो।
जो क्या ये ऑफशोर कंपनियां उनकी नहीं है हुसैन नवाज साहब की? जी जी बिल्कुल, मैं अर्ज करूं, वो जिस इंटरव्यू को आप हवाला दे रहे हैं वो इंटरव्यू मैंने भी सुना है। हुसैन नवाज साहब ने ये कहा है, उन्होंने 2 प्रॉपर्टीज के नाम लिए थे बाकायदा, 17A या 16A, और उन्होंने कहा कि ये ऑफशोर कंपनीज के जो है ये घर थे, ये घर उन्हें पसंद आए, उन्होंने जो है वो घर उस कंपनी से खरीद लिए। लेकिन कंपनियां उनके नाम पे नहीं है, कंपनी उन्होंने नहीं खरीदी राना साहब। जी सुन ले ना, बात ये ऐसे ही है कि एक घर, एक प्लॉट या एक फ्लैट आपको पसंद हो और आप उसको जो है वो खरीद लें, और जिसने वो ऑफशोर कंपनी बनाई है उसने हो सकता है वो अपनी ब्लैक मनी छुपाई हो, उसने नाजायज पैसे से वो जायदाद बनाई हो, लेकिन आप तो जायज पैसे से खरीद रहे हैं ना, आप तो अपनी वाइट मनी से खरीद रहे हैं ना, आप तो अपने बिजनेस से कमाई हुई पैसे से वो खरीद रहे हैं, इसलिए आपके ऊपर तो वो कोई जुर्म नहीं है। आपने तो ऑफशोर कंपनी नहीं ना बनाई, आपने तो गलत पैसे से वो जायदाद नहीं ना बनाई। तो ये हुसैन नवाज साहब ने जो बात की है वो मैंने भी सुनी है, वो उसी इंटरव्यू को सुना मैंने, उसमें ये बात बड़े वाज़ेह तौर पे थी। राना साहब आपको याद होगा साबिक वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुतल्लिक ऑफशोर कंपनियां बनाने के हवाले से केस था, SGS को टेक्ना, उनमें उन केसेस में उनको सजा भी हुई। क्या लगता तो नहीं आपको तारीख दोबारा दोहराई जा रही है और इस मरतबा तारीख में मामला किसी और की जानिब दिखाई दे रहे हैं मामला? नहीं देखें, उसपे और इस बात में फर्क है। देखें ना, एक बात सिर्फ ये है कि जी खबर छप गई, वो भाई खबर तो ये जहाँ पे ये लीकें छपती हैं, ये विकी लीक हो गई, ये पनामा पजामा लीक हो गई, वो उनके मुल्क तो इसको जो है वो तस्लीम नहीं करते, वो इसके ऊपर एतबार नहीं करते, और हम जो है वो इसमें बिल्कुल जो है वो मारे जा रहे होते हैं। तो ये एक खबर का छप जाना और चीज़ है। जो बेनज़ीर भुट्टो साहबा पे या आसिफ अली ज़रदारी साहब पे बात थी, वो बाकायदा एक अदालत में केस चल रहा था, वो बाकायदा उस अदालत ने उनको चार्ज किया, उनको अदालत ने तलब किया, वहाँ उस अदालत में जाके पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो थी वो पार्टी बनी। वो थोड़ा सा केस डिफरेंट था, लेकिन उनका अपना मौक़िफ़ था अदालत में, गवर्नमेंट का अपना मौक़िफ़ था। राना साहब, मुस्लिम लीग नून ने हमेशा दावा किया और बड़ा ओपनली कहा है, कोई भी मामला हो, LNG की डील थी, पावर प्लांट्स हो, नंदीपुर, हमेशा ये कहा कि मुस्लिम लीग नून तहकीकात के लिए हमेशा तैयार दिखाई देती है। आप वज़ीर आज़म हो या वफाकी वज़रा, हमेशा कहा जाता है किसी ने भी तहकीकात करनी है तो कर ले। अब पनामा लीक्स के बाद इतना बड़ा एक पंडोरा बॉक्स खुला है, दस्तावेज़ात सामने हैं, तो क्या अब आप दोबारा इस बात की ऑफर पेशकश करते हैं कि नैब या FI इस मामले की तहकीकात कर ले ताकि सब मामला क्लियर हो जाए? देखें, हमने तो कभी भी किसी भी मामले में न सिर्फ किसी तहकीक या किसी इंक्वायरी से हमने कभी जो है वो पहलू तय नहीं की, बल्कि हम तो ये भी दावा करते हैं इस दावे के साथ साथ कि अगर हमारे खिलाफ ये जो लोग हमसे जान छुड़ाने के लिए कभी धरना, कभी लॉन्ग मार्च, कभी कुछ, और ये मुल्क में सियासी तौर पे अदम इस्तेहकाम पैदा करके मुल्क को तरक्की से रोकना चाहते हैं, कौमी जो है वो लॉस किया है उन्होंने आगे करना चाहते हैं, हम तो ये कहते हैं कि भाई आप साबित कर दें, और अगर आप साबित करें कि हम करप्ट हैं तो हम सियासत छोड़ देंगे। हम सियासत नहीं करेंगे अगर हमारे ऊपर ये बात साबित हो जाए कि हम करप्शन कर रहे हैं। लेकिन राना साहब, इस मरतबा ये मामला इतना सादा दिखाई नहीं दे रहा, चूंकि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक ने इस पनामा लीक्स के बाद फौरी तौर पर तहकीकात का सिलसिला शुरू कर दिया, और उसके बाद आज इमरान खान साहब की जानिब से भी ये मुतालबा हुआ है कि नैब तहकीकात करे। ओ मेरे भाई, ये अब हम खुद से बातें बनाए जा रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने भी इंक्वायरी शुरू कर दी है, हालैंड ने भी इंक्वायरी शुरू कर दी है, जर्मन ने भी शुरू कर दी है। ये कहाँ शुरू की है? ये वो बातें हैं कि बल्कि आइसलैंड के वज़ीर-ए-आज़म ने तो सुनने में आ रहा है कि इस्तीफा दे दिया है। देखिए, बात ये है कि आइसलैंड की वज़ीर-ए-आज़म का अगर गिल्टी कॉन्शियस होगा तो वो ठीक है, देगी इस्तीफा। हमारा तो बिल्कुल जो है वो ज़मीर मुतमइन भी है और क्लियर भी है कि हमने किसी मामले में जो है, आप देखें, आप मुझे ये बताएं कि हुसैन नवाज के खिलाफ क्या कोई है अपना एलिगेशन कि उसने किसी गवर्नमेंट डील में कभी दखल भी दिया हो, कभी उसने कोई टेलीफोनिकली भी वो इन्वॉल्व हुआ हो? अगर उसके ऊपर इल्जाम ये लगा रहे हैं, जो ये लगा रहे हैं कि जी पैसे उनके अपने थे लेकिन वो ले गए बाहर जो है वो गैर कानूनी तरीके से, भाई आप साबित करें ना। पहले बात कर रहे हैं आप 1992 की, बात कर रहे हैं आप 1997 की, बात कर रहे हैं आप 2001 की, और आप 2016 में जो है वो आप इंकशाफात कर रहे हैं, बजाय इसके कि आप या कोई वेरीफाई चीज साबित करें या कोई जो है वो प्रूफ लेके आए। तो ये चीजें जो है ये सिर्फ एक यदि चाय की प्याली में तूफान लाने वाली बात है, तो ये कहाँ आएगा? ये सिर्फ ये है कि
एक दो दिन जो है वो हम इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे, उसके बाद हमें कोई और चीज़ मिल जाएगी फिर हम उसके पीछे लग जाएंगे। जी राना सनाउल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, ने मौक़िफ़ जाना हुकूमती जमात का सूबाई वज़ीर क़ानून राना सनाउल्लाह की जानिब से, इसके साथ साथ हमने आपको अपोजिशन जमातों की जानिब से भी उनका मौक़िफ़ आप तक पहुँचाया और उसके साथ साथ ऑफशोर कंपनियों से मुतल्लिक कानूनी राय भी आपके साथ शेयर की। ये मामला आने वाले दिनों में क्या रुख इख्तियार करेगा, क्या मुश्किलात पैदा होंगी मुस्लिम लीग नून के लिए और क्या तहकीकात का सिलसिला शुरू हो पाएगा, इस बात का फैसला तो आने वाले दिनों में होगा। मज़ीद इस प्रोग्राम के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।